नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 6 पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 6 जिसका नाम है पौधों में पोषण। इस पाठ में हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, साथ में प्रकाश संश्लेषण। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, स्वपोषी पौधे, फिर परजीवी पौधे और आखिरी में कीटभक्षी पौधे। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने एजुकेशन थेरेपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। जितने भी जीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो खाएंगे नहीं तो उनको उनके शरीर में ताकत नहीं आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक, जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में जाती है जब हम भोजन को खाते हैं। भोजन के घटक, देखिए भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी भोजन जो हम खाते हैं उससे हमको कौन कौन सी चीज़ें ऊर्जा के रूप में मिलती हैं जो हमारे शरीर में जाती हैं। देखिए, भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज लवण भी हमारे शरीर को मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे शरीर में किसी की कमी होने लगेगी तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होने लगेगा। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण की इकाई है। अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा हमारे शरीर को तो हमारा शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, वृद्धि नहीं होगी हमारे शरीर में। विटामिन्स हो गया, पता ही है विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, ये सारे विटामिन होते हैं। ठीक, देखिए, मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। मानव हो गया या कोई जानवर हो गया, आपने देखा है ये सारे क्या होते हैं, इनको भोजन बनाना पड़ता है। अब भोजन बनाने का मतलब ये सिर्फ भोजन पकाते हैं, लेकिन जो असली भोजन होता है वो पौधे ही बनाते, पौधों के रूप में ही मिलता है, या पौधों के जो फल होते हैं उनके रूप में मिलता है, या पौधों के बीज के रूप में मिलता है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया या दाल हो गया, ये सारी चीज़ें हमको कैसे मिलती हैं? जब हम खेत में उगाते हैं तभी मिलता है ना। उसके बाद हम उसको घर पे लाके तब उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो ये जो मानव है, मानव भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, या कोई जो जानवर हैं वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या होता है फिर? ये पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस पादपों का मतलब पौधों से, पेड़ से या पौधों से। तो मानव क्या है, मानव पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है ना। फल पेड़ों से प्राप्त करता है, गेहूँ चावल हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें पौधों से प्राप्त करता है। अगर मांस हो गया तो मांस हमें दूसरे जानवरों से प्राप्त होता है, लेकिन वो जानवर भी किसी पौधे को खा के ही तो खुद को बड़ा करते हैं। मतलब जो मुख्य आधार है भोजन का वो पेड़ पौधे ही हैं, यानी पादप ही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए
कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ठीक, ये खनिज लवण, ये जो पानी से हमको या धरती से पौधों को मिल जाता है, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन मनुष्य इन सब का इस्तेमाल करके अपना भोजन सीधे नहीं बना सकता, उसको निर्भर रहना पड़ता है किस पे? पेड़ या पौधों पे। किसी दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना। अब ये देखते हैं, देखिए जो हरे पौधे होते हैं, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए, जो पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, वो हरी होने का जो कारण होता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, इसीलिए वो हरी होती हैं। उसको पड़हरित भी कहते हैं। ठीक, पड़हरित, क्लोरोफिल को पड़हरित भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि पत्तियां ही पौधों की रसोई हैं। यानी अब सारा जो भोजन बनाने का काम होता है, ऊष्मा अवशोषित करने का या ऑक्सीजन गैस बाहर निकालने का, ये सारा काम पत्तियां ही करती हैं पौधों में। घर की रसोई में भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आइए हम जानते हैं कि पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ का होना आवश्यक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर जो पेड़ होते हैं या पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो अपना भोजन किस किस सामग्री का इस्तेमाल करके बनाती हैं। तो भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पड़हरित का मतलब क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये इतनी चीज़ अगर किसी पत्ती को या किसी पेड़ को मिल रहा है, तो वो अपना खाना स्वयं बना लेगा। वो पौधा या वो पेड़ अपना खाना स्वयं बना लेगा। अब ये देखते हैं कि ये पत्तियों तक पहुँचते कैसे हैं। ये पत्तियाँ सारा प्रोसेस कैसे करती हैं। देखिए, पौधों की पत्तियों में पड़हरित नामक वर्णक पाया जाता है, इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। अगर कोई पड़हरित नामक वर्णक बोल दे तो समझ लो वो क्लोरोफिल की बात कर रहा है। ठीक, जो सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, जो सूर्य का प्रकाश मिलता है हमें, सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। पड़हरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इसी प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंच जाती हैं। अब देखो, जो पर्णरंध्र होते हैं वो ये जो पत्ती होती है ना, इसी के अंदर बहुत सारे पर्णरंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो पर्णरंध्र होते हैं, इसी को छोटे छोटे छिद्र कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती हैं और प्रकाश को अवशोषित करती हैं, और जब सारा काम हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन को उन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ती हैं। ये देखिए, दिखाया ना, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं और यहाँ से CO2 गैस पत्ती ग्रहण कर रही है। ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करता है। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज, जो भोजन पत्तियां बनाती हैं, उस भोजन को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। पत्तियां या पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक, का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। प्राणदायिनी ऑक्सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस का ही लेते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधे द्वारा भोजन या ग्लूकोज
बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, मेथड या टेक्निक कहते हैं। ठीक, अगर कोई पूछता है फोटोसिंथेसिस मतलब उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें जो क्रिया होती है वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पत्ती जो होती है हमारी वो देखिए हरे रंग की होती है। हरे रंग की मतलब क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश भी मिल गया उसको। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वो पत्ती जमीन से जल को अपने पास खींचती है और फिर हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करती है। उसके बाद फिर जो भोजन बनाती है वो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ती है वो पत्ती। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया भी दिया हुआ है। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं यहाँ पे। अब फिर ये हो गया आपका H2O मतलब पानी हो गया। यहाँ सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। बना क्या हमारा C6H12O6, ये बन गया हमारा क्या, ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ा गया। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि में संचित हो जाता है। अब ये जो चीज़ें जो खाना पौधा संचित करता है, इन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे अब देखिए आलू है, आलू क्या है, एक तना है, यानी जो आलू का पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन आलू के रूप में अपने तने में संचित कर लेता है। उसको जब ज़रूरत होती है पौधे को तो उसी में से इस्तेमाल करता है, और नहीं होती तो है तो उसी में पड़ा रहता है, और हम क्या करते हैं, उसी आलू को हम खाते हैं। तो ऐसे ही पौधे अपना भोजन जड़ में भी संचित कर लेते हैं, तने में भी संचित करते हैं, फल के रूप में भी संचित हो जाता है, फूल के रूप में भी होता है। ठीक, इस तरह इकट्ठा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आलू के पौधे में तने में संचित होता है भोजन, मूली के जड़ों में, गोभी के फूल में, पालक की पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्चा आदि के फलों में भोजन संचित होता है। कुछ और भी जानते हैं। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार, ऊर्जा का भंडार सूरज है। जो सूर्य है हमारा वो इस पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का भंडार है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी के पास है। और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो पत्तियों में पर्णहरित या क्लोरोफिल मौजूद होता है वो उस सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पे, जैसे हम लोग फल फूल सब खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पत्तियां पेड़ पौधे ही खा के जिंदा रहते हैं, जैसे गाय हो गया, वो मांस तो खाता नहीं, तो पेड़ पौधे घास फूस यही सब खाते हैं ना गाय वाय। तो प्रत्यक्ष रूप से जो सीधे सिर्फ गाय हो गया जो चारा खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। या परोक्ष रूप से जैसे मान लीजिए गाय घास खाती है लेकिन गाय हमको दूध देती है तो हम उस दूध का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम घास पे निर्भर हैं या पौधों पे निर्भर हैं। तो परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अतः हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।
तो अगर कोई पूछता है भोज इस पृथ्वी पर उत्पादक एकमात्र उत्पादक या मुख्य उत्पादक भोजन का कौन है, तो हम कहेंगे पेड़ पौधे। ठीक, बाकी सब क्या हैं? बाकी सब उसके उपभोक्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्रियाकलाप यहाँ दिखाया गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। चलिए, अब इसमें ये जो क्रिया इसमें दिखाई जा रही है वो समझते हैं। देखिए, तालाब के आसपास आपके पास आसपास अगर कोई तालाब है या गड्ढा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सेवार या हाइड्रिला का पौधा होगा। ठीक, तो एक पौधा ले लेंगे, उस पौधे का 4 हिस्सा कर देंगे। ठीक, अब 4 गिलास लेंगे, 2 गिलास में जैसे ये गिलास है और ये गिलास है, इसमें हम पानी भर देंगे यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक पानी भर दिए। ये गिलास खाली होगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा पानी वानी, और इसमें भी कोई पानी नहीं रहेगा। अब जो हाइड्रिला का पौधा हम लाए हैं, उसमें से एक एक टुकड़ा एक एक गिलास में हम ऐसे डाल देंगे। तो 4 टुकड़ा 4 गिलास में डाल दिए। अब क्या करेंगे, जो गा वाला गिलास है इसको एक काले कागज से पूरी चारों तरफ से ढक देंगे। ऐसे चारों तरफ से इसको काले रंग के कागज से ढक देंगे। ठीक, अब हम कुछ देर बाद देखेंगे, 1 घंटे बाद उसको देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि का और खा वाले गिलास में कुछ बुलबुले दिखाई देंगे हमको। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रिला का पौधा पानी के अंदर पड़ा है का और खा वाले गिलास में, इसमें से ये बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें जो गा वाला गिलास है, अगर इसमें हम इसको देखें तो क्या होगा? इसको अगर कागज़ उठा के देखेंगे तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसमें अगर इसमें पानी डाल दें हम, और पानी में ये हमारा पौधा पड़ा रहे लेकिन ऊपर कागज़ से ढका हो अगर, तो भी इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश पौधा नहीं पाएगा तो वो खाना नहीं अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। और जो आखिरी वाला गिलास है घा, उसमें तो सूर्य का प्रकाश पा रहा है लेकिन पानी नहीं है। अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो भी वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो ये सारी दिक्कत है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि पौधे को खाना बनाने के लिए पानी और ये जो प्रकाश है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जब ये उसको मिलेंगे तभी पौधा अपना भोजन तैयार कर पाएगा। अगर उसको रोशनी नहीं मिलेगी तो भी वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। अब देखिए, एक चीज़ और है, ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये ऑक्सीजन के बुलबुले हैं। अब इसमें हम अगर एक गिलास, ये जो खा वाला गिलास है, इसमें देखिए दिखा रहा है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया गया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसी को कहते हैं हम खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसी को कहते हैं NaHCO3। ठीक, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। अगर खा वाले गिलास में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो बुलबुला है वो और तेज़ी से निकल रहा है, यानी जो ऑक्सीजन है वो और तेज़ी से निकल रहा है। जो पौधा हमारा है वो ऑक्सीजन और तेज़ी से निकालने लगता है सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद, यानी उसको खनिज लवण ये सारी चीज़ें भी मिलने लगती हैं और वो अपना खाना जो है, अपना भोजन और तेज़ी से बनाने लगता है। इसलिए बुलबुले और तेज़ी से निकलते हैं। तो ये क्रियाकलाप दिखाई देता है। और जो आखिरी वाला गिलास है, यहाँ पे तो इसको पानी मिला नहीं। जब इसको पानी नहीं मिला तो ये पौधा मुरझा जाएगा, और यहाँ पे जो पौधा है वो भी कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, और प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे उसमें पीला हो जाएगा। तो इस परीक्षण से हम पता कर सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं या गैस छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं, ये एक तरह का क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें आपको दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना,
उपरोक्त क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल सभी की आवश्यक है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर देती है। अब ऊपर पानी था, सूर्य का प्रकाश था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही थी, तो जहाँ ये सारी चीज़ें उपस्थित थी वहाँ बुलबुले निकल रहे थे और जहाँ वो चीज़ें उपस्थित नहीं थी वहाँ बुलबुले नहीं निकल रहे थे। देखिए, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो बुलबुले तेज हो गए निकलना। इसका मतलब वहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता हो गई, खनिज लवण ये सारी चीज़ें की उपलब्धता अधिक मात्रा में हो गई, तो ऑक्सीजन या जो हमारा जो पौधा है वो अपना भोजन और तेज़ी से बनाने लगा, और जब भोजन तेज़ी से बना रहा था तो उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन भी छोड़ रहा था वो। ठीक, चलिए, इस प्रकार हमने जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। अब स्वपोषी पौधे का मतलब हो गया जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हों, बिना मतलब किसी और पे निर्भर ना हो। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे कहते हैं। अब आगे आते हैं परपोषी पौधे। देखिए, परपोषी पौधे किसे कहते हैं ये देखते हैं। हमारे चारों ओर कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे पौधों को परपोषी पौधे या परपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब हो गया कि जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाते हों, अपने खुद खाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर हों। अब इनमें आता है मृतोपजीवी। देखिए, ये क्या होते हैं। बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरीनुमा आकृति आते हैं। देखा होगा, जिसको कहते हैं कुकरमुत्ता। ठीक, ये भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के होते हैं या सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के कवक होते हैं। ठीक, दरअसल इन पौधे में पड़हरित नहीं पाया जाता। पड़हरित का मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए ये हरे भी नहीं होते। इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। अगर किसी पेड़ में क्लोरोफिल नहीं है तो वो हरा भी नहीं होगा और साथ साथ उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी, और जब ये नहीं हो पाएगा तो वो पौधा खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना पाएगा, अतः ये अपना भोजन नहीं बना पाते। तो इन्हें अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ही ये प्राप्त कर पाते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए कुकरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड आदि। हाँ, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में, देखिए, बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंद लग जाती है। वो जो फफूंद होती है ना, फंगस होता है जो, वो कवक ही होता है। ठीक, वो कवक उस पे आ जाता है और फिर उस ब्रेड को खा धीरे धीरे खाने लगता है, और ब्रेड क्या होता है, हमको दिखाई देता है कि ब्रेड सड़ने लगा। हम कहते हैं कि ब्रेड सड़ गया है या फफूंद लग गया है, और वो फफूंद जो कवक होता है वो धीरे धीरे उसको खाता है। यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। यह मृतोपजीवी पौधा है तथा नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये जो राइजोपस है या ब्रेड मोल्ड है, ये जो मृतोपजीवी पौधा है, ये ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें कुछ और भी जानते हैं, कुछ और भी जाने, ये देखते हैं क्या है। कुकुरमुत्ता या मशरूम में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुकुरमुत्ता या जो मशरूम होता है ना, मशरूम आप लोगों ने सुना होगा, खाया भी होगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, यानी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी कारण कृत्रिम रूप से इन्हें उगाया जाता है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है और लोग बड़े चाव से इन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं। तो मशरूम की सब्जी वब्जी लोग अक्सर देखे होंगे, आप लोग खाए होंगे। चलिए, अब आगे आते हैं परजीवी। देखिए, परजीवी ये क्या होते हैं।
देखते हैं ये। अक्सर आपने सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों एवं शाखाओं में लिपटी पीले रंग की संरचना देखी होगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर छा जाती है। यह अमरबेल है। ये देखिए, ऐसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष पे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ऐसे लटके होते हैं कहीं ना कहीं से। पूरा वृक्ष, पूरा जो पेड़ होता है उस पे ऐसे पूरे चारों तरफ से उसको लपेट लेते हैं। इसी को कहते हैं क्या, अमरबेल। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी पर आश्रित हैं। पोषी पर आश्रित का मतलब, जिस वृक्ष के ऊपर ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के उसको कवर करते हैं ना, उसी पेड़ का खाना ये लोग खाते हैं। यानी ये पूरी तरह से उस पेड़ पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, पूरी तरह से। ठीक। इनमें चूसक पाए जाते हैं, इनमें जड़ें नहीं पाई जाती, चूसक पाए जाते हैं जो ऐसे ऐसे करके निकले होते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऐसे निकले होते हैं ऐसे। तो ये चूसक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। ठीक, जो अपना भोजन खुद ना बना पाए और दूसरे पर निर्भर हों, दूसरे का भोजन छीन कर खाएं। ये कह सकते हैं कि दूसरे का भोजन छीन कर खाएं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण परजीवी। जैसे पेड़ तो अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन अमरबेल है वो अपना खाना नहीं बना पाती। तो वो किसी पेड़ पे जाके चिपक जाती है और अपने चूसकों द्वारा उस पेड़ में जो भोजन होता है, जल पानी खनिज लवण होते हैं, वो उनके द्वारा खींच लेती है। कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल तथा खनिज लवण के लिए पोषी पर निर्भर रहते हैं। चूंकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। साथ साथ इन्हें आंशिक परजीवी के साथ अ, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है या क्या कह सकते हैं, हाँ, कोई कोई पौधा ही मान लीजिए, कोई पौधा है। अब वो क्या करता है कि अपना भोजन, जैसे उसके पास क्लोरोफिल है, पर्णहरित लवक है उसके पास। तो अब जब उसके पास क्लोरोफिल है तो वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेगा। तो वो अपना भोजन तो बना लेता है, लेकिन उसमें उसको खनिज लवण और पानी की आवश्यकता होती है, वो उसको नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, वो जिस पे निर्भर है वो अपने पोषी से वो खनिज लवण और पानी खींच लेता है। ठीक, और अपना काम चला लेता है। तो ऐसी पौधों को क्या कहते हैं हम, आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन यह पोषक पौधा पौधों की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। अब आइए आगे भी देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए, कुछ ऐसे पौधों की चर्चा करें जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिसमें दोनों को लाभ पहुँचे। पौधे का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है और ऐसे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो पौधे होते हैं या एक पौधा होता है, उसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे पर निर्भरता रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये जो मटर का पौधा होता है उसकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो पनपता है और वहाँ पे उसकी जड़ों में गांठें बना देता है। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए इस पेड़ में, इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में यहाँ पे ये देखिए गांठें दिखाई गई हैं छोटी छोटी इसकी जड़ों में। ये मटर का पौधा है, इसके पौधे में ये गांठें दिखाई देती हैं। मतलब वो राइजोबियम जो जीवाणु है वो गांठें बना देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए जो ये पौधा है, पौधों के लिए नाइट्रोजन का मिलना बहुत आवश्यक है और ये पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है। जितनी अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की होगी, पौधे उतना अच्छा विकास करेंगे। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो प्रकृति से, पर्यावरण से नाइट्रोजन को खींच करके उसकी जड़ों में इकट्ठा कर देता है। मटर के पौधों की जो जड़ें होती हैं ऐसे गांठ के रूप में वहाँ पे इकट्ठा कर देता है।
और मटर के पौधे वहाँ से अपने ज़रूरत भर का नाइट्रोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक। और मटर के पौधे को अपना अपनी वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन मिल जाता है। यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इस वातावरण में रहने के लिए, ठीक। तो इस तरह का काम जहाँ होता है उसको कहते हैं सहजीवी। अब देखते हैं, क्या आपने दाल और मटर के पौधों की जड़ों को देखा है? यदि ध्यान से देखें तो इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जो गांठें हैं, इनमें राइजोबियम नाम के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधों के अंदर जाती है। यानी अब ये पौधे के अंदर जाते हैं ऐसे ही, ठीक। अब नाइट्रोजन पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद पौधे इसे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार इन पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में उन्हें जड़ों में रहने का स्थान मिलता है, ठीक। तो मटर के पौधों में राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए जगह मिल जाती है और मटर के पौधों को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। तो दोनों का काम चल जाता है। इस तरह की व्यवस्था जहाँ होती है उसे सहजीवी कहते हैं। ऐसे ही लाइकेन भी सहजीवन का उदाहरण है। यह कवक और शैवाल, यहाँ पे क्या होता है, कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर का काम क्या होता है, यह अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में काम करता है। यानी एक तरह का इंडिकेटर होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई द्रव क्षार है या अम्ल है। एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लाइकेन पौधे से बनता है। अब देखिए, अब कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कीटों के खाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे पौधे कहाँ होते हैं? देखिए, ऐसे जो पौधे होते हैं उसमें पर्णहरित होता है। ये जो पर्णहरित होता है इसमें पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अभी आपने ऊपर देखा कि मटर के पौधों को जो नाइट्रोजन होता है वो राइजोबियम नाम का जीवाणु प्रदान कर देता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम होती है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, वो पौधे नाइट्रोजन नहीं प्राप्त कर पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, ये देखिए यहाँ पे ये हैं तो पूरे हरित, ये देखिए पूरे ये जो पेड़ हैं ये इनके अंदर क्लोरोफिल तो पाया जाता है, यानी पर्णहरित वर्णक जो है वो पाया जाता है। तो अगर क्लोरोफिल पाया जाता है और सूरज का प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो वो खाना तो अपना बना लेते हैं। ये जो पौधा है ये अपना खाना तो बना लेता है, बस दिक्कत क्या है, इसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है। और पौधे के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है उसकी वृद्धि के लिए। अब ये इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति भी आप देख रहे होंगे। इसमें होता क्या है, ये ढक्कन है इसका, और ये समझ लीजिए एक गिलास के जैसा है। इसके अंदर कुछ यहाँ पे द्रव जैसा पदार्थ होता है और यहाँ पे सिर्फ अंदर जो होता है यहाँ पे ऐसे रेशे नुमा रोम होते हैं, ठीक। ये इसका मुंह है, यहाँ से ऐसे कीड़ा अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाके यहाँ नीचे पहुँचेगा तो इस द्रव में फंस जाएगा, और साथ साथ ये जो रेशे हैं, रेशे निकले हैं अंदर की तरफ, ये इसको फिर वापस बाहर नहीं निकलने देंगे। और जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, ये ढक्कन क्या है ना, जो ढक्कन ऊपर है ये पुट से ऐसे बंद हो जाता है, टक से ऐसे बंद हो जाएगा, और फिर वो कीड़ा उसी के अंदर पच जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा मर के। पेड़ उसको एकदम पचा लेगा कि उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी उसके अंदर, ठीक। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। अब चलिए देखते हैं।
देखिए, तो ये उन जगहों पे पाए जाते हैं कीट-भक्षी पौधे जहाँ जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ये पौधे कीटों को कैसे पकड़ते हैं ये देखते हैं। क्या इनमें इस कार्य के लिए कोई विशेष संरचना होती है? देखते हैं इसमें क्या है। इस पौधे का जो नाम है क्या है? घटपर्डी। घटपर्डी पौधा कहते हैं। घटपर्डी दिखाया, ये जो चित्र है इसमें घटपर्डी दिखाया गया है। इस घटपर्डी का पौधा है ये, जिसमें पौधे की पत्तियां घड़े के आकार में बदली हुई दिखाई पड़ रही हैं। पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन बनाता है। ये जो देखिए यहाँ पे है ना, ढक्कन है। घड़े के अंदर रोम सुदृश्य संरचनाएं हैं। इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे रोम जैसे बने हुए हैं। ठीक, जब कोई कीट उड़ते हुए घट में चला जाता है, यानी ऐसे आया और ऐसे कहीं घुस गया, इसके अंदर चला जाता है, तो उनमें उपस्थित रोम में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित पत्तीनुमा ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट पचा लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही ये कीट सारे होते हैं पच जाते हैं। भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। इसके अलावा ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप आदि भी कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई, ये और घटपर्डी, ये सब पौधे जो हैं क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। एक तो ये हो गया, एक ड्रोसेरा हो गया, एक वीनस फ्लाई हो गया। ये सब कीटभक्षी पौधे हैं जो पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अब हम देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला बिंदु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। फिर जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पड़हरित या क्लोरोफिल, इसी को कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल आवश्यक हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा एवं ऑक्सीजन गैस है। ग्लूकोज नामक जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पौधे या पत्तियां जो खाना बनाती हैं उसको ग्लूकोज कहते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालती हैं। ये दो चीज़ काम पौधे करते हैं। पत्तियों में बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित होता है। ठीक, अब ये खाना जो बनाते हैं ये स्टोर भी होता है। जो पौधे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं अपना, ये कहीं पे सुरक्षित संग्रहित कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जो परपोषी पौधे हैं ये 4 प्रकार हैं इनके: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में सीखी। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, हल करिएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न भी कम है और आसान है। आप लोग अच्छे से पाठ अगर ध्यान से सुने होंगे या एक बार और पढ़ लेंगे, बहुत बस एक बार आराम से वीडियो को देखिएगा, ये सारे पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं ये सारे हल हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो ज़रूर हल होगा। तो ये सारे अभ्यास प्रश्न भी हल कर लेंगे आप लोग। अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।